Hello everyone, how are you all? I'm Dr. Neha, welcoming you once again to my YouTube channel. To the discussion that we have started of 17th century England. We have came so far that we have discussed the Jacobeans, we have discussed the Carolines, we have discussed the Puritan and Interregnum period. And today in this video lecture, I am going to talk about the most questioned, the most interesting age, the Restoration Age. Restoration age aligns from the year 1660 to 1685. अब इस एज का मीनिंग क्या है? Restoration age gets its name from the restoration of monarchy. तो monarchy गया कहाँ था? हमने previous videos में देखा है that King Charles I was beheaded. He was beheaded because of the consistent discord that he had with the people of England. ये हमने किस में देखा था? Caroline age में देखा था. क्योंकि किंग को बिहेड कर दिया गया, कौन से ईयर में किया गया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Because king was beheaded, King Charles I was beheaded, his son fled to France and तब इंग्लैंड में मोनार्की खत्म हो चुका था. इंग्लैंड में कोई भी किंग नहीं था, रिपब्लिक रूल था. ऑलिवर क्रॉमवेल हमारे लॉर्ड प्रोटेक्टर थे फ्रॉम द ईयर 1653 टू 1658 और रिलीजन हमारा प्यूरिटन था, जिससे हमारी लास्ट एज का नेम है प्यूरिटन एंड इंटररेग्नम पीरियड. एक ब्रेक का पीरियड था, मोनार्की नहीं थी, रिपब्लिक रूल था, ऑलिवर क्रॉमवेल रूल कर रहे थे, रिलीजन था प्यूरिटन. प्रॉब्लम अब यहाँ पर है, प्यूरिटन रिलीजन के साथ क्या हुआ था? ड्रामा एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ड्रामा के थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, स्पोर्ट्स को बंद कर दिया गया था, संडे की चर्च विजिट को कंपल्सरी किया गया था, अल्कोहल को बैन कर दिया गया था. सो इन सब चीजों से पीपल फेल्ट बॉक्स्ड, पीपल फेल्ट कंस्ट्रेन्ड, दे हैड टू फॉलो द रिलीजन. प्रोटेस्टेंट तक तो ठीक था, बट जब बात प्यूरिटन्स की आती है तो पीपल फेल्ट सफोकेटेड. द रिलीजन वाज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, सो मच सो दैट पीपल वांटेड इट टू गेट ओवर, बट वो नेचुरली ही खत्म हो गया विद द डेथ ऑफ ऑलिवर क्रॉमवेल इन द ईयर 1658. क्योंकि हम रेस्टोरेशन एज की बात कर रहे हैं तो 1660 से पहले की बात को समझना बहुत जरूरी है. प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले. रेस्टोरेशन एज जो कि 1660 में हुआ, ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद हुआ. रेस्टोरेशन किसका हुआ? एज अ टाइटल ऑफ इट सजेस्ट, रेस्टोरेशन एज मींस द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की. पूछा जाता है और पूछा जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि रेस्टोरेशन किसका हुआ था. रेस्टोरेशन मोनार्की का हुआ था. किंग चार्ल्स II को फ्रांस से प्लीड कर कर बुलाया गया कि जी आप आइए और हमारे किंग बनिए और मोनार्की को रीएस्टेब्लिश कीजिए. बट क्योंकि बहुत ही फ्लक्चुएटिंग एज है, किंग्स चेंज हो रहे हैं, रूल चेंज हो रहा है, बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं, रिलीजन चेंज हो रहा है. पीपल वांटेड नाउ टू गेट ओवर प्यूरिटन रिलीजन. किंग चार्ल्स II क्या लेकर के आए? फ्रेंच वेज ऑफ लाइफ लेकर आए, फ्रेंच कोर्टली वेज लेकर आए, फ्रेंच लिटरेचर लेकर आए, फ्रेंच एक्सप्रेशन लेकर आए. यहाँ पर फ्री फ्लो स्टार्ट हुआ. किंग चार्ल्स II फेवर्ड लिटरेचर, लिटरेचर का ग्रोथ हुआ है. तो इस एज को हम 25 ईयर्स तक हम बात करेंगे फ्रॉम द ईयर 1660 अप टिल द डेथ ऑफ 1685. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेस्टोरेशन एज हियर स्टैंड्स फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हु वाज रिस्टोर्ड. किंग चार्ल्स II वाज रिस्टोर्ड. किंग चार्ल्स II जो है उन्हें राजा बनाया गया था, उनकी वजह से मोनार्की को रिस्टोर किया गया. वो फ्रांस में थे, फ्रांस के वेज को लेकर के आए. लेकिन सोसाइटी क्योंकि प्यूरिटैनिक आइडियल से अभी उभर रही थी, एकदम से सोसाइटी में एक ऐसा फ्री किंग, एक ऐसे फ्री थॉट का किंग आया जिसकी वजह से इंग्लैंड के मॉरल सिस्टम, एथिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ. इमोरलिटी फैली. कॉमेडी ऑफ मैनर्स हम सब ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है हम आपको पढ़ाएंगे. कॉमेडी ऑफ मैनर्स इमोरलिटी की थीम्स के साथ आए, स्कैंडल मॉन्गरिंग के साथ आए. अब किंग चार्ल्स II क्योंकि लिटरेचर को, एक्सप्रेशन को फेवर करते थे, तो इस दौरान का लिटरेचर कैसा था? इस टाइम का लिटरेचर, क्योंकि जॉन मिल्टन अभी भी लिख रहे थे, जॉन मिल्टन की वीडियोस, जॉन मिल्टन के वर्क्स की वीडियोस, कंप्लीट वर्क्स की वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है. प्यूरिटन एज को समझना है, जॉन मिल्टन को जरूर से जरूर पढ़ना है, क्योंकि वट एवर वॉज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दैट प्यूरिटन एज कैन बी ग्रास्प्ड
from the works of John Milton, the hero of the interregnum period. उनके वर्क्स को जरूर से जरूर पढ़ना है. तो जॉन मिल्टन के बाद हमारी आती है, जॉन मिल्टन के वर्क्स के बाद की जो लिटरेचर है वो लिटरेचर थोड़ी सी मिक्सचर है. किस चीज का मिक्सचर है? किंग चार्ल्स II के टाइम पर हमारे पास यहाँ पर है हीरोइक कपलेट आता है, हीरोइक राइटिंग आती है, हीरोइक ड्रामा आता है, उसके साथ साथ वी हैव सटायर. अब यहाँ की प्यूरिटन एज की लिटरेचर जो थी वो बहुत ही ज्यादा एथिकल थी, बहुत ही ज्यादा मॉरलिस्टिक थी. उसके कंप्लीट ऑपोजिट है हमारे किंग चार्ल्स II के टाइम की लिटरेचर. यहाँ की लिटरेचर को मैं 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी इन दी सब हेडिंग ऑफ पोएट्री, ड्रामा एंड प्रोज. सो पोएट्री में जॉन मिल्टन अभी भी लिख रहे थे. आफ्टर जॉन मिल्टन वी हैव अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जॉन ड्राइडन. अब जॉन ड्राइडन की पोएट्री कैसी थी? जॉन ड्राइडन को इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं एज को लेकर. तो जॉन ड्राइडन की राइटिंग्स में हमें हीरोइक कपलेट्स भी दिखते हैं. जॉन ड्राइडन की राइटिंग्स में मैकफ्लेक्नो जैसे वर्क से, एब्सलॉम एंड कीटोफेल जैसे वर्क से हमें सटायर भी देखने को मिलता है. तो जॉन ड्राइडन एज अ writer, because he was a poet laureate, very much loved during the age of King Charles II. So during this time John Dryden was writing, he was writing heroic works, he was writing satirical works भी लिख रहे थे. जॉन ड्राइडन ने ही वे को पेव किया है. किसके लिए? अलेक्जेंडर पोप के लिए, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट राइटर हैं. अगर हम ड्रामा की बात करते हैं, थिएटर की बात करते हैं, तो थिएटर रीओपन हो गए थे. अब रीओपनिंग के साथ यहाँ पर हमारे शेक्सपियर वाले ड्रामाज नहीं है, बेन जॉनसन वाले ड्रामाज नहीं है. यहाँ पर ड्रामा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स. वी हैव कॉमेडी ऑफ मैनर्स. कॉमेडी ऑफ मैनर्स में यहाँ पर क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? मैनर्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जिनको मॉक किया जा रहा है, जिनका मजाक बनाया जा रहा है, जिनके लिए कॉमेडी की जा रही है. क्योंकि कोर्टली क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास किंग की तरह ही, किंग के कदमों पर ही चल रही थी. तो वहां पर स्कैंडल मॉन्गरिंग जैसे, इमोरलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इस टाइप के वेज ऑफ लाइफ हो गए थे. People were openly engaging into the immoral conversation, immoral affairs and extramarital affairs. Scandal mongering को बहुत ही ज्यादा हाइप किया जा रहा था, जिसकी वजह से एक यॉनरा अपीयर करता है, ड्रामा का यॉनरा अपीयर करता है, जिसे हम कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हमें कहाँ मिला था? कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगी. आज की वीडियो में मैंने टू क्वेश्चंस को पॉप किया है कि चार्ल्स I वाज बिहेडेड इन विच ईयर. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कौन से राइटर से बिलोंग करता है, कौन से एज से बिलोंग करता है? आज हम बात कर रहे हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स की. तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स एसेंशियली हेयर मीन्स द मैनर्स ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, द मैनर्स ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ऑफ द हाई क्लास, अपर क्लास, वे स्कैंडल मॉन्गरिंग, इमोरलिटी, सब कुछ परसिस्टेंट था, सब कुछ प्रेजेंट था, जो कि हमें राइटिंग्स में देखने को मिला है. वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम वाई शर्ले, थॉमस ब्रिंसले शेरिडन, वी हैव एफ्रा बेन, वी हैव विलियम कॉनग्रेव. वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, बार बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है. इनके वर्क्स रिफ्लेक्ट करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स की थीम्स को. पोएट्री में वी हैव ड्राइडन एंड Pope, and some later works of John Milton also. And in drama we have comedy of manners and we also have heroic drama, for example written by John Dryden. इन्होंने अपना Indian Queen लिखा है, इनका heroic drama All for Love भी है. तो ये heroic dramas भी present थे, but ज़्यादा present क्या था? Comedy of manners. Very important, restoration comedy is equal to the comedy of manners. Restoration poetry is satiric, restoration poetry is heroic. अब रेस्टोरेशन प्रोज है जॉन लॉक का, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. सो रेस्टोरेशन एज में, रेस्टोरेशन तो मोनार्की का हुआ है, लेकिन लिटरेचर फिर से रिवाइव किया है, लेट रेनेसा का टाइम है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द लिटरेचर ऑफ रेस्टोरेशन एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट मी टू अपलोड अ पर्टिकुलर वीडियो डीलिंग विद एनी पर्टिकुलर राइटर, एनी पर्टिकुलर genre of the restoration age, I would definitely would like to do that. Soon I will be talking about John Dryden in detail.
but we have come up till 1660 to 1685. So 1660 में restoration हुआ, monarchy का restoration हुआ. King Charles II lived up till 1685, but because King Charles II was a very very free thought of man, he was a very very sort of man, immoral नहीं कहेंगे, but उनके बहुत ही ज्यादा illegitimate children थे, illegitimate affairs थे, extramarital affairs थे. His wife could not give him any heir. So King Charles II के बाद राजा कौन बनेगा, ये एक important question था. 1685 में when he passed away, he had no legitimate heir that he could give to England. That is why his Catholic brother James was called from France to become the king of England. But क्या हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. हम रेस्टोरेशन एज तक पहुंचे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन की. ग्लोरियस रेवोल्यूशन अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग, इवन एक्सेप्टिंग किंग जेम्स वन को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज एन अवाउड कैथोलिक. वो एक कैथोलिक किंग थे. तो कैथोलिक किंग जो है कॉन्स्टेंट उनका डिस्कॉर्ड चल रहा था प्रोटेस्टेंट से, प्रोटेस्टेंट पीपल से. सो पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट हिम, इंग्लिश पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट किंग जेम्स द सेकेंड ऑल्सो, बिकॉज वो एक कैथोलिक किंग थे. जिसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि बिहेडिंग ऑलरेडी इंग्लिश पीपल करा चुके हैं. इस वक्त डर था कि बिहेडिंग किया जाएगा, बिहेडिंग हो सकता है, पीपल माइट कम टुगेदर एंड किक किंग जेम्स सेकेंड अवे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ इन द ईयर 1688. वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोरियस एंड ब्लडलेस रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन हुआ, चेंज आया, एक भी खून या स्क्रैच नहीं किया गया. जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि बिकॉज किंग जेम्स टू ऑलरेडी एविडेंट थे, ऑलरेडी देख चुके थे कि इंग्लैंड के पीपल जब एक साथ आ जाते हैं हाउ दे कैन ओवरटर्न मोनार्की. सो किंग जेम्स द सेकेंड fled to France. King James II, King Charles II के बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन में ब्लडलेस रेवोल्यूशन किसे कहते हैं. किंग जेम्स II एक कैथोलिक थे, पीपल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो भी फ्रांस चले गए, यहाँ से चले गए, ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ और किंग और क्वीन कौन बना, किंग जेम्स सेकेंड की डॉटर बनी क्वीन मैरी द सेकेंड. और उनके हस्बैंड विलियम थर्ड, जिनको ऑरेंज नोजो से बिलोंग करते थे, उन्हें यहाँ पर लाया गया. उन्होंने आर्मी रेज किया. किंग जेम्स II अपने फादर एंड अपने फादर इन लॉ के खिलाफ आर्मी को रेज किया. बट रिजल्ट क्या हुआ, आर्मी रेज तो की गई लेकिन कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ. ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ विदाउट शेडिंग इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड. इंग्लैंड में किंग और क्वीन को चेंज कर दिया गया. किंग जेम्स II यहाँ से चले गए, जिसका हम नेम देते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड ब्लडलेस रेवोल्यूशन. बट रेस्टोरेशन एज की बात क्योंकि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ, तो यहाँ पर लिटरेचर में हमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स करना है, पोएट्री में हमें ड्राइडन करना है एंड जॉन लॉक को कवर करना है. ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो इस दौरान लिख रहे थे, जिनका नेम मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है इस वीडियो में, बट इन्हें डिटेल में करना बहुत जरूरी है. विलियम कॉनग्रीव से, जॉन ड्राइडन से, अलेक्जेंडर पोप से ओवर एंड ओवर क्वेश्चन पूछा जाएगा. और लेकिन क्योंकि किंग जेम्स II अब यहाँ से चले गए हैं, फ्रांस में चले गए हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्लडलेस रेवोल्यूशन हो चुका है, तो इंग्लैंड में एक थोड़ी सी स्थिरता आ जाएगी, एक स्टिलनेस आ जाएगी. अब यहाँ पर इंग्लैंड में लिटरेचर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा. डायनामिक जो हमने बात की है, आपने देखा ही होगा, वो डायनामिक जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा स्टिल होने लगेगा, स्टेटिक होने लगेगा, क्योंकि कैथोलिसिज्म खत्म हो जाएगा. मैरी एंड विलियम बोथ आर प्रोटेस्टेंट, तो यहाँ पर फिर से प्रोटेस्टेंटिज्म आ जाएगा और एक लिटरेचर में हमें ग्रोथ और एक मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा. With that, I come to the end of this video to the discussion of the Restoration Age up till Glorious Revolution. In my next video lecture, I will definitely come up with another important aspect that from the 17th century itself, क्योंकि हमें अच्छे से कवर करना है अपनी 17th century को. Thank you. Have a nice day.